सभी लोगों का भी सपना है कि आपको एक सरकारी प्रोफेसर बनना है। शुरुआत इसकी ऑब्वियस सी बात है कि होने वाली है सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर से, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर बनने का ये सपना हमें पूरा करना है। अगर 2026 में आप सभी लोग अपना ये सपना पूरा करना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ नए रिफॉर्म्स, कुछ ऐसी नए आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जिन पर अभी से आपको काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि 26 के अंदर आपकी ये सरकारी नौकरी तय हो जाए। देखो, हम सब लोग जानते हैं कि आज तक हमें यही पता लगा है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना बहुत जरूरी होता है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, और इसके बिना जो है वो हमारे लिए आगे बहुत मुश्किलें आ सकती है। पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जिन पर अभी से आपको काम करना शुरू करना होगा। अभी साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, यूपी के अंदर, इसी के साथ साथ एमपी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के डेट्स, ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके लिए निकल चुके हैं जिनके फॉर्म फिल हो रहे हैं जनवरी तक और एग्जाम होंगे जून जुलाई तक। इसके अलावा आपके लिए और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट एग्जामिनेशन है, सेट एग्जामिनेशन है जो हो चुके हैं और उनके लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। पर सिर्फ यही वैकेंसीज नहीं होती है जिनकी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट निकलता है और आपके सामने जो है वो रिटन एग्जाम आता है। बट रिटन एग्जामिनेशन के बियॉन्ड भी जो है वो आपके पास में एक और तरीका होता है एंट्री लेने का, सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और वो तरीका होता है एपीआई वाला तरीका, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अभी के लिए भी अगर आप देखोगे तो कई ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो रिटन एग्जाम से नहीं की जा रही है, वो करी जा रही है एपीआई के थ्रू। कई जगहों पर जैसे यूपी के अंदर जो लेक्चरर पोस्ट है वहां पर सिर्फ आपको पीजी मांगा है, ना पीएचडी मांगा है, ना नेट मांगा है, और ना ही आपसे बीएड मांगा है। तो इस तरीके से अलग अलग टीचिंग वैकेंसीज, और सारी की सारी मैं लेवल 10 या लेवल 11 या लेवल 9 के ऊपर वालों की ही बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मल वाले की बात नहीं कर रही हूँ, लेवल 9 से नीचे की बात नहीं कर रही हूँ। यानी कि जिसकी सैलरी मिनिमम जो है वो आप लोगों के लिए 57,800 से लेकर जो है वो 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, है ना। तो अगर इन सब लोगों को, अगर इन सब जॉब्स को अगर आपको पाना है तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो आप सभी लोगों को समझने होंगे, और आज से ही उन रिफॉर्म्स पर आपको भी काम करना स्टार्ट करना होगा। उम्मीद करूंगी कि अगले 10 मिनट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी और इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थंबनेल पर आपने देखा कि मैंने आपको यही बताया कि 2026 में सभी की सभी सरकारी वैकेंसीज को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम होता है, और अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कम ऑन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन, जहां पर आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2 कवर हो जाएगा। मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी, बट सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही नहीं, आपके लिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा ऐप पे। तो आप लोगों को पेपर 1 और आपका पेपर 2, आपका टेस्ट, आपकी वीडियो क्लासेस, आपके हैंड रिटन नोट्स, ये सारी चीजें एक ही जगह मिल जाते हैं विद 1-on-1 काउंसलिंग। जैसे मैं आपको बता रही हूं वैसे ही जॉब के लिए, आपकी पीएचडी एंट्रेंस के लिए, तो अगर आप चाहें तो वो आप ले सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट पिलर जो है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, अपीयरिंग में भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी आप नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नेट एग्जामिनेशन आप क्लियर कर सकते हो। अब नेट एग्जामिनेशन के बाद में जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट आता है वो आता है कि क्या हम लोगों को पीएचडी अभी चाहिए है या नहीं चाहिए है, क्या है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जो है वो आप लोगों के सामने न्यूज आती है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो मैंडेटरी है बट पीएचडी अभी मैंडेटरी नहीं है। 2018 के अंदर बोला कि मैंडेटरी करेंगे, 22 के अंदर अनाउंस होता है कि 23 तक करेंगे, और 23 में अनाउंस होता है कि नहीं, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है एंट्री पॉइंट पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। बट मैं आप लोगों को आज प्रूव करने वाली हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने कई बार इस पर बात करी है और आज भी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये एपीआई जो है वो क्या होता है ना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे सामने जो है वो मैंने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसी का नोटिफिकेशन लिया। ये नोटिफिकेशन में आप एपीआई मेजरमेंट देख रहे हो। जिन भी पोस्ट के लिए आप देखते हो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है ना, नो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो आपका दिया हुआ होता है, ओनली इंटरव्यू आपका दिया होता है। अगर इस तरीके से कोई भी पोस्ट आप लोगों के लिए निकलेगी, और ऐसी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज्यादातर ऐसे निकलते हैं, है ना, अगर ऐसी नोटिफिकेशंस निकलते हैं तो उसमें आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज जो है वो आपके एपीआई को दिया जाएगा। अब आपके एपीआई के अंदर ही आपका पीएचडी का नंबर भी आ जाता है, पीजी का नंबर भी आ जाता है, नेट का नंबर भी आ जाता है, जेआरएफ का नंबर भी आ जाता है। कैसे? आप टेबल देखिए, आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, यानी अगर 80% या अबव है तो 15 नंबर मिलते हैं आपको। अगर 60% है या उससे कम है, या 60 से 80 के बीच में तो 13 है।
55 या 60 के बीच में तो 10 मिलते हैं, और 45 से 55 है तो 5 नंबर मिलते हैं। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको 25 नंबर, 23 नंबर और 20 नंबर मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। फिर अगर आपने एमफिल किया है तो आपको 7 नंबर, अगर 60% या उससे ऊपर से किया है, 55% से किया है तो 5 नंबर। पीएचडी, आप फोर्थ वाला कॉलम देखोगे कि अगर आपने पीएचडी किया है तो आपको 30 नंबर मिलते हैं। अगर आप नेट किए हो जेआरएफ के साथ तो 7 नंबर मिलता है, ओनली नेट किए हो तो 5 नंबर मिलता है, सेट क्लियर किए हो तो 3 नंबर मिलता है। आप देख सकते हो कि कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम मेरा जो है वो सेट एग्जामिनेशन क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैम हमारा यूपी का सेट क्लियर हो गया, यूपी में तो सेट हुआ ही नहीं बहुत टाइम से, कुछ भी है, वेस्ट बंगाल का सेट क्लियर हो चुका है मैम, तो मुझे नेट की जरूरत नहीं, मुझे तो डीबी के अंदर ही जॉब करनी है, डब्ल्यूबी के अंदर ही जॉब करनी है। बिल्कुल सही बात है, बट आप देखो आप 2 नंबर गवा रहे हो, 2 नंबर कम हो जा रहे हैं आपके, क्योंकि नेट वाले को 5 मिलते हैं और सेट वाले को 3 मिलते हैं। ये डिफरेंशिएशन बच्चा समझता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसको बताया नहीं जाता। ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। अभी से इन सब चीजों पे काम नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। और जो बच्चे इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करना शुरू किए, मैं आप सबको बता दूं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में टारगेट करो 80% या उससे अबव, ताकि आप सभी लोगों को 25 नंबर यहाँ पर मिल सके। एपीआई का बहुत फर्क पड़ता है। देन अगर मैं बात करूं तो रिसर्च पब्लिकेशन की मैं बात करूंगी। रिसर्च पब्लिकेशन में भी आपको 10 नंबर मिलते हैं अगर आपने जो है वो पीयर रिव्यूड में या यूजीसी केयर के अंदर जो जर्नल्स लिखे हैं वहां पर आपने कुछ पेपर पब्लिश करवाए हैं तो। फिर आपका जो टीचिंग है या पोस्ट डॉक्टरेट एक्सपीरियंस जो है उसके भी आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक स्पेशल अवार्ड है, जैसे स्टेट लेवल है तो 2 नंबर दिया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पर है तो 3 नंबर दिया जाएगा। गोल्ड मेडल भी इसी के अंदर आता है, जो आपको मिलता है ना, गोल्ड मेडलिस्ट होता है जो अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो भी इसी अवार्ड के अंदर आएगा। अब अगर मान लीजिए किसी ने एमफिल भी किया है और किसी ने पीएचडी भी किया है तो मैक्सिमम उसको 30 ही नंबर दिए जाते हैं। किसी ने जेआरएफ किया है, नेट किया है, सेट किया है, सब कुछ किया है तो मैक्सिमम उसको 7 नंबर दिए जाते हैं। और मान लीजिए कि अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड उसे मिले तो पर मैक्सिमम उसको 3 ही नंबर दिए जाते हैं। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद टोटल आप लोगों का एपीआई जो है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये निकलता है 100 में से। इस 100 में से 80% तो आपका जाता है एकेडमिक स्कोर को और 10% जाता है रिसर्च और टीचिंग पब्लिकेशंस को या एक्सपीरियंस को। ये चीज जो है ये बच्चे को समझ में आना अभी जरूरी है, यही सबसे मैंडेटरी चीज है जिस पर आपको काम करना है। अब इसमें भी मैं आपको एक बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आप इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। इस टेबल में आपको पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी एकेडमिक एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर सर्टिफिकेशन के अंदर आपके काम आती है, कौन कौन से रिसर्च पब्लिकेशंस है, कितना इम्पैक्ट फैक्टर है जिस वाले जर्नल में आप पब्लिश करवाओ तो आपके काम आता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है और ये सब चीजें इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट पे जरूरी है। अगर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का आपके पास में नोटिफिकेशन आया, रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद भी इंटरव्यू तो होगा, उस इंटरव्यू में भी ये आपके बहुत काम आने वाला है, आपके पीएचडी में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर आप देखोगे तो रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो है वो आप सभी लोगों को, अगर इंटरनेशनल आप लोगों ने पब्लिशिंग करी है तो आप लोगों का क्या नंबर रहता है, अगर आप लोगों ने जो है ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट से, इन सब डिपार्टमेंट से किया है तो आप लोगों का जो है वो कितना नंबर मिलने वाला है। नेशनल पब्लिशर्स की बात हो गई। फिर इसके अलावा आप लोगों को जो है कि अगर आपने कोई भी आईसीटी मीडिएटेड लर्निंग पेडागॉजी के अंदर हेल्प किया है, ई कंटेंट बनाने में हेल्प किया है, ठीक है ना, मूक वाले किसी एक प्लेटफॉर्म पर आपने कोई काम किया है, इसके अलावा आपने कोई इनोवेटिव पेडागॉजी डेवलप करी है ना, कोई भी आपने ऐसा ऑनलाइन एक्सपीरियंस लिया है टीचिंग का, ये सब टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपके काउंट होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बोला जाता है कि अगर रिसर्च प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके अलग से एक्स्ट्रा नंबर होते हैं। किसी ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हो उसके अलग से आपको नंबर दिए जाते हैं, है ना। अवार्ड्स एंड फेलोशिप में भी आपको पता ही है, देखो अलग से नंबर मिलते हैं। पेटेंट अगर आपने कोई करवाया तो एक्स्ट्रा 7 नंबर आपको मिलते हैं अगर आपने कोई पेटेंट करवाया है तो। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा ये जो आप लोगों का पेज है, इस पेज के बिल्कुल लास्ट में देखो लिखा हुआ है कि अगर रिसर्च पेपर की बात करी जाए, रिसर्च स्कोर की बात की जाए, तो अगर आपने एक ऐसे पेपर को या एक ऐसे जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश करवाया जिसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं था तो आपको मात्र 5 नंबर मिलते हैं। बट अगर आपने इम्पैक्ट फैक्टर के साथ करवाया और मान लीजिए इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 था तो 10 नंबर मिलते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर 1 से 2 के बीच में है उस जर्नल का और आपने वहां पेपर पब्लिश करवाया तो 15 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 2 से 5 के बीच में करवाया तो 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 5 से 10 वाले इम्पैक्ट फैक्टर में रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया तो 25 नंबर मिलेंगे। और अगर आपने एक ऐसे पेपर में
जनरल में पेपर पब्लिश करवाया जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 10 से ज्यादा है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। जैसे आपने सुना भी होगा कि SCI आप जो है वो प्रिंट कर पब्लिश करवाइए, आप जो है हाई इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर जाइए, पेपर पब्लिश करवाइए। अगर आप ये सब करते हो तो सोचो, इमेजिन करो 30 नंबर आपको मिलते हैं। इक्विवेलेंट तो PhD सबसे ज्यादा नंबर है ये। तो जरूरी नहीं है कि आपकी PhD शुरू हुई हो, आपने नहीं करी है PhD, बट आप पेपर तो पब्लिश करवा ही सकते हो, रिसर्च पेपर तो आप लिखना स्टार्ट कर ही सकते हो। ये भी जरूरी नहीं कि आपका नेट होगा, JRF होगा, उसके बाद ही पेपर लिखना शुरू करोगे। जैसे ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के अंदर पेपर पब्लिश करवा सकते हो। तो ये ट्राई करो ना कि पेपर क्यों नहीं पब्लिश करवा रहे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल बेस्ड एंट्रीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा नंबर देते हैं और ये बच्चों को पता ही नहीं होता है। बच्चों को लगता है नोटिफिकेशन आएगा, रिटर्न एग्जाम होगा, हम उसमें जाएंगे, फिर इंटरव्यू होगा, ये होगा, वो होगा, फिर हमारा सिलेक्शन होगा, या हमको नेट करना है, फिर JRF करना है, फिर PhD करना है, फिर हमारा सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है, ये सब आप करके देखिए। यस, UGC नेट की तैयारी करो क्योंकि उससे आपको बेहतर पता चलेगा कि यार मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे सब्जेक्ट में क्या है, मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प मिलेगी, मुझे रिसर्च पेपर लिखने में हेल्प मिलेगी, वो बेसिक नॉलेज आपको मिलेगी। बट आप देखो कि ये सारी चीजें जो है वो बच्चों को पता ही नहीं होती है और ये सारी चीजों के बिहाफ पर ही देखो आप सभी लोगों का जो है वो सिलेक्शन होता है। ये आपके लिए गेजेट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से मैं निकाल के लेकर आई हूँ PDF, ताकि मैं आपको ये सब चीजें बता सकूं। अगर आप सरकारी प्रोफेसर बनना चाहते हैं ना तो आपको ये सब चीजें करना स्टार्ट करना होगा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना शुरू कर देना चाहिए। यस, आपका नेट मैटर करता है, JRF मैटर करता है, PhD मैटर करता है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इन सभी चीजों से आपका API बनता है और वो API आपके इंटरव्यू में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उम्मीद करूंगी कि मैंने आज जो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई है वो आपके 2026 के नोटिफिकेशंस के बाद आपके बहुत काम आएंगी। आपको याद आएगा कि हाँ यार, इन चीजों पर मैंने अभी से काम किया, तो देखो मेरे पास में अब इतनी क्वालिफिकेशन हो चुकी है, इतने पब्लिकेशन हो चुके हैं, इतना टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं ऐसे वीडियो और लेकर आती रहूंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा और टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर और कहां-कहां जा सकते हैं। आपको अगर कोई सजेशन है तो लिखिएगा, आपका कोई डाउट है तो लिखिएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार से सारे के सारे 2026 के असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशंस के वीडियो लाती रहूंगी। इस वक्त भी 3 वैकेंसी ऑनगोइंग है, आपके लिए जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, तैयारी करना शुरू करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से सुबह 11 बजे पेपर 1 और शाम को 7 बजे कंप्यूटर साइंस की फ्री क्लास ऑन JRF अड्डा चैनल पर। धन्यवाद।